साल 1841 साउथ अटलांटिक ओशन। रात का समय था। घना कोहरा पूरे समुद्र पर छाया हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा लगातार चल रही थी और ऊंची लहरें हर कुछ सेकंड में जहाज से टकरा रही थीं। इसी खतरनाक समुद्र में ब्रिटिश शिप विलियम ब्राउन आगे बढ़ रही थी। इस जहाज पर कई प्रवासी यानी माइग्रेंट सवार थे जो यूरोप छोड़कर अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह यात्रा इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री घटनाओं में से एक बन जाएगी। रात के अंधेरे में शिप चट्टानों से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही मिनटों में नीचे से पानी भरना शुरू हो गया। क्रू ने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जहाज पर मौजूद सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। समुद्र इतना उग्र था कि छोटी नावों का बच पाना भी आसान नहीं था। ऐसे में क्रू को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसे आज भी मैरीटाइम हिस्ट्री के सबसे विवादित फैसलों में गिना जाता है। इतिहास में दर्ज गवाहियों के अनुसार लाइफ बोट को हल्का रखने के लिए कुछ यात्रियों को जबरदस्ती समुद्र में धक्का दे दिया गया ताकि बाकी लोग बच सकें। यह कोई मनगढ़ंत समुद्री कहानी नहीं थी। केप हॉर्न के आसपास ऐसी घटनाएं बार बार हुई। यहाँ कई बार इंसानों को सिर्फ समुद्र से नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के खिलाफ भी फैसले लेने पड़े, क्योंकि साउथ अमेरिका के सबसे नीचे मौजूद केप हॉर्न सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं था। यह वह जगह थी जहां नेचर हर सफर को एक इम्तिहान बना देती थी। यहाँ 40 फुट तक ऊंची लहरें, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, बर्फ जैसा ठंडा पानी और कई दिनों तक चलने वाले स्टॉर्म्स एक साथ मिलकर ऐसी परिस्थितियां बना देते थे जिनसे बच निकलना हमेशा संभव नहीं होता था। आज अगर किसी शिप को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाना हो तो वह आसानी से पनामा कैनाल का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए आज केप हॉर्न दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक दूर दराज का समुद्री इलाका लगता है, लेकिन लगभग 400 साल तक यही रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स में से एक था। यूरोप से पैसिफिक ओशन, अमेरिका और एशिया तक जाने वाली ज्यादातर जहाजों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। यही वजह थी कि दुनिया की इकोनॉमी भी इस रूट पर निर्भर थी और हजारों सेलर्स की जिंदगी भी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केप हॉर्न इतना खतरनाक क्यों था? इसका जवाब सिर्फ खराब मौसम नहीं था। असल वजह इसकी लोकेशन थी। केप हॉर्न चिली के सबसे दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक छोटा सा रॉकी आइलैंड है। इसके पास ही ड्रैग पैसेज है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। मैप पर यह जगह एक साधारण समुद्री रास्ते जैसी दिखाई देती है, लेकिन यही वह जगह है जहां अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की शक्तिशाली धाराएं और मौसम एक दूसरे से टकराते हैं। केप हॉर्न के दक्षिण में सीधा एंटार्क्टिका है और इन दोनों के बीच कोई बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि एंटार्क्टिका से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकने वाला कोई लैंड बैरियर नहीं मिलता। ये हवाएं हजारों किलोमीटर तक बिना रुके समुद्र के ऊपर दौड़ती रहती हैं और पूरी ताकत के साथ केप हॉर्न तक पहुंचती हैं। साइंटिस्ट्स इस इलाके को रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और सदर्न ओशन विंड बेल्ट का हिस्सा मानते हैं, जहां अर्थ की रोटेशन, लगातार चलने वाली पश्चिमी हवाएं और एयर प्रेशर मिलकर बेहद शक्तिशाली स्टॉर्म्स पैदा करते हैं। लेकिन सिर्फ हवा ही समस्या नहीं थी। केप हॉर्न के आसपास अटलांटिक और पैसिफिक ओशन की समुद्री धाराएं भी एक दूसरे से टकराती हैं। जब अलग अलग दिशाओं से आने वाली करंट्स आपस में मिलती हैं तो समुद्र का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है। कई बार लहरें एक दिशा से नहीं आती बल्कि अलग अलग तरफ से एक साथ जहाज पर टूटती हैं। ऐसे में कैप्टन के लिए शिप को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता था। अगर उसी समय तेज हवा भी चलने लगे तो जहाज कुछ ही मिनटों में अपना संतुलन खो सकता था। आज के मॉडर्न शिप्स में पावरफुल इंजन्स, जीपीएस और एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के सेलिंग शिप्स पूरी तरह हवा पर निर्भर थे। अगर हवा अनुकूल दिशा में चल रही होती तभी जहाज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ पाता था, लेकिन केप हॉर्न में हवा अक्सर ठीक उल्टी दिशा से चलती थी। कई बार जहाज दिनों तक आगे नहीं बढ़ पाता था और क्रू को उसी तूफानी समुद्र में इंतजार करना पड़ता था। कुछ यात्राओं में कैप्टन्स को केप हॉर्न पार करने में 1 या 2 हफ्ते नहीं बल्कि 30 से 60 दिन तक लग जाते थे। इतने लंबे समय तक लगातार समुद्र में फंसे रहना अपने आप में एक बड़ी परीक्षा थी। उस समय शिप्स में हीटिंग सिस्टम नहीं होता था। ठंडी हवा और समुद्र का खारा पानी क्रू को दिन रात भिगोए रखता था। उनके कपड़े शायद ही कभी पूरी तरह सूख पाते थे। कई सेलर्स हफ्तों तक गीले कपड़ों में काम करते रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता था। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, लगातार ठंड और नमी की वजह से निमोनिया और बर्फ जैसे पानी के संपर्क में रहने से हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियां आम थीं।
कई सेलर्स किसी बड़ी हादसे में नहीं बल्कि इन बीमारियों और लगातार कई हफ्तों तक चलने वाली थकान की वजह से अपनी जान गंवा देते थे। 1600 से 1900 के बीच केप हॉर्न के आसपास हजारों जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए, डूब गए या हमेशा के लिए लापता हो गए। आज भी कोई निश्चित संख्या मौजूद नहीं है, क्योंकि उस दौर में कई जहाज बिना कोई निशान छोड़े समुद्र में खो गए थे। कई इतिहासकारों का अनुमान है कि केप हॉर्न के आसपास 10,000 से अधिक सेलर्स ने अपनी जान गंवाई। यही वजह है कि धीरे धीरे इस जगह को सेलर्स ग्रेवयार्ड यानी नाविकों की कब्रगाह कहा जाने लगा। इतना सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कैप्टन को पता था कि केप हॉर्न पार करना मौत को चुनौती देने जैसा है, तो फिर शिपिंग कंपनीज बार बार अपने जहाज इसी रास्ते पर क्यों भेजती थी? आखिर ऐसा क्या था जिसने हजारों लोगों को इस खतरनाक समुद्र में उतरने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब था पैसा, और उस समय दूसरा कोई बेहतर रास्ता ना होना। 1914 से पहले पनामा कैनाल बनी ही नहीं थी, इसलिए अगर यूरोप से अमेरिका के पश्चिमी तट ऑस्ट्रेलिया या पैसिफिक ओशन तक पहुंचना होता तो साउथ अमेरिका के नीचे से होकर केप हॉर्न पार करना लगभग मजबूरी थी। यही वजह थी कि चाहे यह दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता क्यों ना हो, शिपिंग कंपनीज अपने जहाज यहीं से भेजती थी। 19वीं सदी तक ग्लोबल ट्रेड तेजी से बढ़ रही थी। कैलिफोर्निया गोल्ड रश की वजह से लाखों लोग अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ रहा था। साउथ अमेरिका से बड़ी मात्रा में सामान यूरोप भेजा जा रहा था और पैसिफिक ओशन में व्हेलिंग इंडस्ट्री अपने चरम पर थी। ऐसे में केप हॉर्न सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा था, बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स में से एक बन चुका था। शिपिंग कंपनीज अच्छी तरह जानती थीं कि यह रूट खतरनाक है, लेकिन उनके लिए समय ही सबसे बड़ी कीमत रखता था। अगर कोई शिप जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन अगर यात्रा लंबी हो जाती या मौसम की वजह से शिप कई हफ्तों तक समुद्र में फंसी रहती तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होता। इसी दबाव में कई कैप्टन्स खराब मौसम की वार्निंग के बावजूद यात्रा जारी रखते थे। उन्हें पता था कि आगे मौत का खतरा है, लेकिन पीछे लौटने का मतलब भी भारी आर्थिक नुकसान था। व्हेलिंग शिप्स के लिए यह सफर और भी मुश्किल था। 1800 के दशक में व्हेल ऑयल दुनिया की सबसे कीमती चीजों में गिनी जाती थी। उसी तेल से शहरों में लैंप्स जलते थे, फैक्ट्रीज की मशीन्स चलती थीं और कई इंडस्ट्रीज उसी पर निर्भर थीं। अमेरिका की नैनेटकेट और न्यू बेडफोर्ड जैसे पोर्ट से निकलने वाले व्हेलिंग शिप्स महीनों तक पैसिफिक ओशन में व्हेल्स का शिकार करते थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें केप हॉर्न का सामना करना ही पड़ता था। कई क्रूज महीनों तक खुले समुद्र में रहते, सीमित खाना खाते और लगातार खराब मौसम से लड़ते रहते थे। कुछ जहाज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, लेकिन वापस कभी घर नहीं लौट पाए। केप हॉर्न की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि यहाँ मौसम पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। आज हमारे पास सैटेलाइट्स, वेदर रडार और एडवांस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन उस समय कैप्टन्स सिर्फ आसमान, बादलों और हवा की दिशा देखकर अंदाजा लगाते थे। कई बार सुबह मौसम बिल्कुल शांत होता था और कुछ घंटों बाद वही समुद्र एक हिंसक तूफान में बदल जाता था। ऐसी स्थिति में जहाज को संभालने का समय भी नहीं मिल पाता था। यही वह जगह थी जहाँ सेलर्स को सबसे खतरनाक काम करना पड़ता था। जैसे ही तेज हवा चलती, क्रू को तुरंत मास्ट पर चढ़कर सेल्स को छोटा करना पड़ता था ताकि हवा जहाज को पलट ना दे। लेकिन यह काम जमीन पर खड़े होकर नहीं होता था। उन्हें कई मीटर ऊंचे लकड़ी के मास्ट पर चढ़ना पड़ता था, जबकि नीचे समुद्र लगातार उछल रहा होता था। जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहता था। रस्सियां हवा में तेजी से हिलती थीं और हर लहर पूरे डेक को पानी से भर देती थी। ऐसी हालत में अगर किसी सेलर का हाथ फिसल जाए तो उसके बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती थी। समुद्र में गिरने के बाद सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ लहरें नहीं थी, बल्कि पानी का तापमान था। केप हॉर्न के आसपास का पानी इतना ठंडा होता है कि इंसान का शरीर बहुत जल्दी अपना तापमान खोने लगता है। कई मामलों में हाइपोथर्मिया कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाता था। उस दौर में न रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स थे, न फास्ट रेस्क्यू बोट्स और न ही सैटेलाइट डिस्ट्रेस सिस्टम्स। अगर कोई सेलर समुद्र में गिर जाता तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता था। इसलिए पुराने सेलर्स के बीच एक कड़वी सच्चाई कही जाती थी, जो समुद्र में गिर गया उसे वापस देखने की उम्मीद मत रखो। इसी वजह से उस समय एक मशहूर कहावत भी प्रचलित हो गई थी। सेलर्स कहते थे, बिलो 40 डिग्रीज साउथ देयर इज नो लॉ, बिलो 50 डिग्रीज साउथ देयर इज नो गॉड। इसका मतलब यह नहीं था कि वहां सचमुच कोई कानून या भगवान नहीं है। यह उस बेवसी को दिखाता था जहां पहुंचकर इंसान को लगता था कि अब उसकी किस्मत का फैसला सिर्फ समुद्र करेगा। केप हॉर्न के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने बार बार साबित किया कि समुद्र के सामने सबसे अनुभवी कैप्टन्स और सबसे मजबूत शिप्स भी बेबस हो सकते थे। कई जहाज तूफानों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि कई हमेशा के लिए समुद्र में गायब हो गए। उस दौर में अगर कोई शिप केप हॉर्न सुरक्षित पार कर लेती थी तो उसे अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। 1928 में एक्सप्लोरर
इरविंग जॉनसन ने अपनी यात्रा के दौरान केप हॉर्न के आसपास की खतरनाक परिस्थितियों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। उस समय समुद्र में इस तरह की फिल्म बनाना बेहद दुर्लभ था। उनकी फुटेज में सेलर्स को तेज हवाओं, बर्फीली लहरों और लगातार झूलते जहाज के बीच काम करते हुए देखा जा सकता है। इन दृश्यों ने दुनिया को यह समझने का मौका दिया कि केप हॉर्न की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं थीं, बल्कि वहां का हर सफर सचमुच जानलेवा हो सकता था। लेकिन इस इतिहास का सबसे दुखद हिस्सा उन लोगों की कहानी है जिनका नाम कहीं दर्ज ही नहीं हुआ। मर्चेंट शिप्स पर काम करने वाली ज्यादातर सेलर्स साधारण परिवारों से आते थे। वे महीनों तक जान जोखिम में डालकर काम करते थे, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम होती थी। अगर शिप सुरक्षित लौट आती तो उन्हें मेहनताना मिल जाता, लेकिन अगर जहाज समुद्र में डूब जाता तो कई बार उनके परिवारों को यह तक पता नहीं चलता था कि उनके अपने लोगों के साथ आखिर हुआ क्या। समय के साथ कंपनीज को भी समझ आने लगा कि हर सेलर केप हॉर्न पर जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए 19वीं सदी के आखिर में कुछ अनुभवी सेलर्स को अतिरिक्त भुगतान दिया जाने लगा, जिसे केप हॉर्न बोनस कहा जाता था। लेकिन ज्यादा पैसे मिलने का मतलब सुरक्षित सफर नहीं था। खराब खाना, सीमित पीने का पानी, लगातार कई हफ्तों तक चलने वाली थकान और हर समय मौत का डर, इन सब का सामना उन्हें फिर भी करना पड़ता था। इसी दौरान समुद्री टेक्नोलॉजी भी बदलने लगी। स्टीम शिप्स आने के बाद शिप्स सिर्फ हवा पर निर्भर नहीं रही। अब इंजन्स की मदद से तेज हवाओं के खिलाफ भी आगे बढ़ना संभव था। इससे केप हॉर्न का सफर पहले की तुलना में थोड़ा आसान जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं। कोल से चलने वाले उन इंजन्स को लंबी यात्रा के लिए भारी मात्रा में फ्यूल चाहिए होता था और उसका इंतजाम करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। केप हॉर्न की कहानी में सबसे बड़ा बदलाव 1914 में आया, जब पनामा कैनाल खुला। अब अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक पहुंचने के लिए साउथ अमेरिका के नीचे घूमने की जरूरत नहीं रही। नया रास्ता छोटा भी था, तेज भी था और कहीं ज्यादा सुरक्षित भी। धीरे धीरे ज्यादातर कमर्शियल शिपिंग कंपनीज ने पनामा कैनाल का इस्तेमाल शुरू कर दिया और धीरे धीरे केप हॉर्न का व्यावसायिक महत्व कम होता चला गया। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि केप हॉर्न बदल गया। आज भी अंटार्कटिका जाने वाली रिसर्च शिप्स और एक्सपीडिशन वेसल्स को ड्रैग पैसेज पार करना पड़ता है। मॉडर्न जीपीएस, पावरफुल इंजन्स और सैटेलाइट वेदर सिस्टम्स होने के बावजूद यहाँ का मौसम कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदल सकता है। कई बार इतनी ऊंची लहरें उठती हैं कि आधुनिक शिप्स भी जोर से हिलने लगते हैं। 2010 में अंटार्कटिका से लौट रहा कैलेलिया 2 क्रूज शिप ऐसे ही एक भीषण स्टॉर्म में फंस गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार विशाल लहरें कई डेक्स तक पहुंच रही थीं और यात्रियों को सुरक्षा के लिए घंटों तक अपनी केबिन्स के अंदर ही रहना पड़ा। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी ने जोखिम कम किया है, लेकिन खत्म नहीं किया। आज केप हॉर्न एडवेंचर सेलिंग की दुनिया में भी एक बड़ी चुनौती माना जाता है। वेंडी ग्लोब जैसी सोलो राउंड द वर्ल्ड रेसेस में हिस्सा लेने वाले सेलर्स जब केप हॉर्न पार करते हैं तो उसे पूरी यात्रा के सबसे कठिन पड़ावों में गिना जाता है। कार्बन फाइबर यार्ड्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स होने के बावजूद यहाँ एक्सीडेंट्स आज भी होते हैं। कई बार मास्ट्स टूट जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल हो जाते हैं और सेलर्स कई दिनों तक दुनिया से कट जाते हैं। शायद यही केप हॉर्न की सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया की ग्लोबल ट्रेड का इतिहास सिर्फ मैप्स, शिपिंग रूट्स और प्रॉफिट की कहानी नहीं है। उसके पीछे हजारों ऐसे सेलर्स की मेहनत और कुर्बानी छिपी है जिनके नाम इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखे गए। उन्होंने समुद्र के बीच अपनी जिंदगी दांव पर लगाई ताकि दुनिया का व्यापार चलता रहे। केप हॉर्न हमें यह भी याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी नई टेक्नोलॉजी बना ले, नेचर के सामने उसका नियंत्रण हमेशा सीमित रहेगा। यही वजह है कि आज भी अगर कोई सेलर केप हॉर्न को सुरक्षित पार कर ले तो मैरीटाइम वर्ल्ड में उसे अलग सम्मान दिया जाता है, क्योंकि जहाज बदल गए हैं, नेविगेशन बदल गया है और पूरी दुनिया बदल चुकी है। लेकिन केप हॉर्न के ऊपर चलने वाली ठंडी हवाएं आज भी वैसी ही हैं जैसी 300 साल पहले थीं, बेहद ताकतवर, पूरी तरह अनिश्चित और इंसान की छोटी सी गलती को भी कभी माफ ना करने वाली। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।